ओके, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को बेसिकली हम दो डिफरेंट मेथड में डिवाइड कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड सेकंड वन इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या कह रही है, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, क्रिस्टल एंड क्लियर। बैक एंड की नॉलेज, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ लाइन शुड बी नोन कि क्या स्टेटमेंट है। और व्हाइट बॉक्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके कोड की एक एक लाइन शुड बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। एक दफा आप हर लाइन को एग्जीक्यूट करके उसका जो भी आउटकम आ रहा है उसको नोट कर लें। दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज फ्रंट एंड टेस्टिंग, जिसमें पीछे की बैकग्राउंड नॉलेज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सी क्लास में डेटा जा रहा है, कौन सी लॉजिक लगी है। सिर्फ आप फ्रंट एंड बेस्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, जो यूआई बेस्ड टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें सिर्फ आपके पास यूजर इंटरफेस होता है और आप उस यूजर इंटरफेस में वैल्यूज डाल के बटन पे क्लिक करके देख रहे होते हैं कि आपका जो है वो एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क कर रही है। दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूटी में है ये जो है टॉपिक, तो इसलिए मैं इसको एक दफा रिवाइज कर रही हूँ। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज दैट इन डेप्थ एनालिसिस इन ऑफ कोड लेवल। कोड की आपको इन डेप्थ एनालिसिस होनी चाहिए। ठीक है, और ये समहाउ आपके डेवलपर भी कर रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे होती है जब हम इंडिविजुअल टेस्टर और एक डेवलपर या कोडर की बात करें, जब वो टेस्ट कर रहा होता है तो दोनों की कुछ चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही होती है, जब मैं एज अ डेवलपर अपने कोड को टेस्ट कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारी जो है वो अपने कोड की लिमिटेशंस पता होंगी, मुझे अपने कोड की क्वालिटी पता होगी और मुझे पता है कहाँ एरर आएगा और कहाँ एरर नहीं आएगा। सो मैं वहां पे क्या हो सकता है, मेरी जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है इट कुड बी बायस्ड एज अ डेवलपर। ठीक है, मुझे इन डेप्थ एनालिसिस, मुझे पता है यहाँ पे एरर आ सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं उस चीज को हाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो वहां पे आपके पास जो है वो बायसनेस के चांसेस ज्यादा हैं। और जो टेस्टर है, इंडिविजुअल टेस्टर है, उसको कोड की ऐसे जितनी जो है वो नॉलेज नहीं होगी, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि किसी ना किसी तरह जो भी एरर्स हैं हम इस तरीके से रिगोरियस टेस्टिंग करें सो दैट जो हमारे पास एरर है इट कैन बी आइडेंटिफाई, कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एरर निकल है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो टेस्टर है वो उसकी कोशिश ये होगी कि उस डेवलपर के कोड को वो कहीं जो है वो डेवलपर को पिन पॉइंट करना चाह रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी पॉसिबल एरर्स हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाएं। और डेवलपर क्या कह रहा होगा, वो कह रहा होगा ठीक है टेस्टिंग मेरा काम तो डेवलपमेंट है ना, अभी रिलीज हो जाए बाद में देखेंगे। और फिर वो जो बाद में वो जो चीजें होती है ना, वो फिर हम आगे पढ़ के देखेंगे कि रिपल इफेक्ट कैसे अप्लाई होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट और दोबारा से रीवर्क की कॉस्ट किस तरीके से प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट कर रही होती है। So the objective of white box testing is that all the statements and conditions have been executed at least once। आपने जो भी statement write down किया है, जो भी conditions हैं, looping conditions हैं, if else की statements हैं, it should be executed at least once। आप उनको एक दफा run करके जरूर देखना है। So that is the objective of white box testing। ठीक है, हम कवर क्यों कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास लॉजिकल एरर्स आइडेंटिफाई हो सके, जो इनकरेक्ट असम्पशंस हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकें, हमारे पास जो सिंटेक्स एरर आ रहे हैं, सिंटेक्स से रिलेटेड, कोडिंग लैंग्वेज से रिलेटेड एरर्स हैं, वो सारी चीजें क्या हो सके, आइडेंटिफाई हो सके। तो फर्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिस पाथ टेस्टिंग। इसी का जो है वो सब टॉपिक है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का, बेसिस पाथ टेस्टिंग। बेसिस पाथ टेस्टिंग क्या कह रहा है कि आप अपने कोड को देखते हुए नंबर ऑफ पाथ डिटरमाइन कर सकें कि इस कोड में कितने पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ्स हैं। मतलब आपके पास, हमने देखा था कि एक हमारे पास होती है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, जिसमें आप सारे के सारे पॉसिबल पाथ्स को एक साथ टेस्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो हम क्या करते हैं, हम सिलेक्टिव पाथ टेस्टिंग करते हैं। सिलेक्टिव मींस पहले हमने पाथ 1 सिलेक्ट कर लिया, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। बट क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाट इज पाथ। हम पाथ किस चीज को कह रहे हैं, कोड से रिलेटेड हम कह रहे हैं बेसिस पाथ टेस्टिंग ऑफ कोड। सो पाथ क्या चीज है यहाँ पे जी क्लास? मैम कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है या कौन से शॉर्टेस्ट पाथ में हम उस पर्टिकुलर रिजल्ट पे जल्दी पहुंच रहे हैं? तो पाथ है क्या एग्जैक्टली, शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट तो बात की बात है, हम पाथ किसको कह रहे हैं? मैम एक पेज से जो एंड तक जा रहा है, मतलब कि हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया उसके बाद आएगा वो साइकिल जो एक चल रहा है वो खत्म हो जाएगा एक एंड पे जाके। जैसे लॉगिन क्या है, तो उसके बाद लॉगिन डैशबोर्ड आ जाएगा, फिर डैशबोर्ड से आगे फर्दर हम जा सकते हैं रिवाइज। ठीक है, सो अगर हम कोड की बात कर रहे हैं तो कोड पे पाथ क्या होगा, आपने कोई एक कोड लिखा, लेट्स से मार्कशीट का प्रोग्राम जनरेट करने का आपने कोड लिखा,
ठीक है, स्टूडेंट की मार्कशीट जनरेट हो रही है, पहले वो स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट लेगा 5 या 6 कोर्सेज के, फिर उसका सम निकालेगा, फिर सम निकालने के बाद यहाँ तक तो क्या होगा, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, ये एक ही कॉमन बात है जो रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के पहले मार्क्स इनपुट होंगे, फिर मार्क्स जो है वो ऐड होंगे, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज निकलेगी, फिर एवरेज परसेंटेज निकलेगी। परसेंटेज निकलने तक सेम बात है, हर स्टूडेंट के लिए आप यही काम रिपीट कर रहे होंगे। फिर जब आप परसेंटेज निकालने जाओगे तो जो परसेंटेज आप निकाल चुके हो, कैलकुलेट कर चुके हो, उस पर इफ एल्स लगेंगे। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो ए ग्रेड में A1 हो जाए, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 70 है तो A-, अगर परसेंटेज, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अब डिपेंड करता है परसेंटेज की वैल्यू के बेसिस पे कि कौन सा पाथ सिलेक्ट होगा। तो 1 से लेकर 3 तक स्टेटमेंट तक सीक्वेंशियल है, जो सबके लिए सेम है, वो एक ही पाथ है। उसके बाद जहां इफ एल्स आ गई या जहां लूपिंग स्टेटमेंट आ गई, वहां पे डिटरमाइन करता है कि आपका पाथ किस तरीके से चलेगा। एदर 1, फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने कहा कि वो स्टेटमेंट 1 है, उसको हमने एक नोड बना दिया, सेकेंड स्टेटमेंट को हमने कहा कि वो 2 है, एंड थर्ड। तो फिर उसके बाद हम इसको ऐसा करते हैं, करके देख लेते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कुछ जो है वो मिनिमम कोड भी निकाल के लाएं, कुछ लाएं आप लोग। आज की क्लास में मैंने कहा था ना कि कुछ सिंपल से कोड निकाल के लाइएगा, तो पीएफ और ऊप के भी ला सकते थे आप। निकालें आप लोगों ने कुछ बात, कुछ कोड निकालें जिसपे हम बेसिस पाथ टेस्टिंग अप्लाई कर सकें। मैम सिंपल इसी जैसे लॉगिन फंक्शनलिटी एक्टिविटी डायग्राम बना के उस पे हम बेसिक पर टेस्टिंग नहीं कर सकते? अच्छा, लॉगिन के लिए, लॉगिन की जो आप बात कर रहे हो ना, ये फ्रंट एंड बात कर रहे हो कि यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा। हम अभी बात कर रहे हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जो कि बैक एंड की टेस्टिंग है हमारी। बैक एंड मीन्स कोड। सो पहले हमारे पास कोड इटसेल्फ होना चाहिए, हम उस कोड को देखकर पाथ निकालेंगे, और पाथ निकालने के बाद जो है हम पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोड देखेंगे, कोड होगा, कोड को देखकर फिर हम निकालेंगे उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे या एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हर स्टेटमेंट को हम नोड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और फिर उसी के बाद बेसिकली हम क्या, पूरी उस फ्लो चार्ट को देखते हुए पूरे पाथ निकालेंगे साइकिल, जिसको हम कहेंगे कि दैट इज द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर कोड, हाउ मच कॉम्प्लेक्स इज आवर कोड। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। क्लास शेयरिंग हो रही है आपके पास, वर्ड की फाइल भी हो रही है? नो मैम, वर्ड की फाइल नहीं, अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही हमारे पास शेयर हो रही है, और बेसिक पार्ट टेस्टिंग ही अभी तक दिख रहा है हमें। अब हो रही है? यस मैम, अब हो रही है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले सूडो कोड लिख लेते हैं, सूडो कोड को देख के फिर जो है हम उसके फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। और अगर आप एक्चुअल कोड लिखना चाह रहे हैं तो एक्चुअल कोड से तो ज्यादा बेटर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इनपुट स्टूडेंट नेम,
ठीक है, सारी चीजें इनपुट आ जाएंगी। इसी का फिर पार्ट 2 हो जाएगा, हम इसी को कह देते हैं स्टूडेंट नेम। उसी का फिर सब पार्ट मैंने कर दिया, क्योंकि कोड पे तो जब हम करेंगे तो अलग अलग स्टेटमेंट्स के साथ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कह रही हूँ स्टूडेंट नेम इनपुट, फाइव कोर्सेज मार्क्स, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप हम कर देते हैं ऐड मार्क्स। थर्ड क्या होगा, कैलकुलेट परसेंटेज। फोर्थ क्या होगा हमारे पास, कैलकुलेट ग्रेड। कैलकुलेट ग्रेड। और इसके लिए हमारे पास रूल क्या रूल हो जाएंगे कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये हमारे पास सारे रूल आ जाएंगे। देन दिस, एल्स इफ, ठीक है, पर कंडीशन एंड देन डू दिस। सो ये सारी मेरे पास क्या आ गई, ये सारी मेरे पास मैंने कंडीशंस दे दी। और यहाँ पे जाके मैंने इसको 5 पे कर दिया डिस्प्ले परसेंटेज। डिस्प्ले परसेंटेज और फिर एंड कर दिया। सो ये मेरे पास एक, ठीक है, मैंने इसका एक सूडो कोड लिख दिया। अब सूडो कोड का फिर हम देखेंगे कि लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, सी यूज कर रहे हैं, जावा यूज कर रहे हैं, वट कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम। तो इसलिए मैंने इसको एक जनरल सूडो कोड जनरेट किया। अब क्या होगा, इस सूडो कोड के देख के हम ड्रॉ करेंगे फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारे पास एक नोट। अच्छा, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम इसको नोट डायग्राम भी कह रहे हैं, एक्टिविटी, ऐसे कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है कि ये कौन सी डायग्राम है। ठीक है, हम सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, इस सीक्वेंस को एक फ्लो में लेकर आ रहे हैं। तो फ्लो में लाने के लिए हम नोड्स और एजेस बना बना के इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम हर स्टेटमेंट को हम कह रहे हैं कि एक नोड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका एक नोड व्यू जनरेट कर दिया और इसमें हम ऐड टेक्स्ट कर देते हैं 1। ठीक है, दैट इज नोड 1। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने नेम दे दिया कि ये मेरे पास नोड 2 है। और नोड 2 आर क्या है, बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। ये जो नोड्स हैं, ये जो हमारे पास लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं नोड से। ठीक है, और फिर हमारे पास एक फ्लोर लाइन ले लेते हैं हम। ठीक है, पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, देन स्टेटमेंट 2 और फिर उसके बाद स्टेटमेंट 3। तो ये मेरे पास अभी तक राइट नाउ अभी तक कौन सा स्ट्रक्चर है, सीक्वेंशियल, थर्ड तक कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, और कैलकुलेट परसेंटेज के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरे पास डायमंड बॉक्सेस आएंगे, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डायमंड बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इफ की कंडीशन मेरे पास यहाँ पे आएगी। ठीक है, इफ यहाँ पे हम इसको एड टेक्स्ट कर देते हैं। जी एग्जैक्टली, हमें कोड का फ्लो चार्ट बनाना है इन टर्म्स ऑफ नोड्स एंड एजेस। नोड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, हमारी स्टेटमेंट्स को, और एजेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कनेक्शन बिटवीन स्टेटमेंट्स के। 1 के बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सेकंड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक फ्लो बना दिया, एक पूरा चार्ट बना दिया। अब मैं कह रही हूँ इफ अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है
then do this. ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट, ठीक है, ये मेरे पास स्टेटमेंट हमने 4 कर दी, और अगर ये ट्रू है तो 5 हो जाए। यहाँ पे आप लेबल्स भी लगा सकते हैं, और फिर नो, अगर नो है तो फिर एक और अनदर इफ की स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर एक और इफ की स्टेटमेंट चेक करो कि क्या परसेंटेज 70 से अबव है। इसी तरीके से हम ये पूरा ड्रॉ करते जाएंगे, और ड्रॉ करते के साथ ही हम क्या करते रहेंगे, और ये सारी स्टेटमेंट एट दी एंड कहाँ जा रही होंगी, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आने के बाद हमारे पास परसेंटेज प्रिंट हो। ठीक है, फिर ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। क्लास आवाज आ रही है? ठीक है, दैट इज 5। इसको हम कह देंगे, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए 6, नहीं तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए 7, और इसी के अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या होगा कि हमारे पास एक लास्ट स्टेटमेंट होगी जिससे ये सब बॉक्सेस कनेक्ट हो रहे होंगे, जिसको हम कह देते हैं एक और स्टेटमेंट। चलो इसको हम 10 कर देते हैं। ठीक है, जो परसेंटेज है वो डिस्प्ले हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 70 है तो ग्रेड ये असाइन हो जाए, और उसके बाद डिस्प्ले हो जाए परसेंटेज। सिमिलरली अगर एल्स वाला पोर्शन चलता है तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से एक नोड्स और एजेस में रिप्रेजेंट कर दिया अपने कोड को। अब इन नोड्स और उसको देखने के बाद अब हमें निकालनी है इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट फार्मूलाज हैं, और हम तीनों डिफरेंट फार्मूलाज यूज करते हुए जो वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी सेम। अगर सेम आ रही है इसका मतलब है कि हमने ये जो ब्रेकिंग की है ये सही है, और अगर सेम नहीं आ रही इसका मतलब है कि हमने कहीं कुछ गड़बड़ की है। सो वी हैव 3 डिफरेंट फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग बेसिस पाथ टेस्टिंग। बेसिस पाथ टेस्टिंग क्या कर रहा है, हमें कोड के पाथ बता रहा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ कोड के कौन कौन से हो सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन सा पाथ सिलेक्ट करके उस पर टेस्टिंग करनी है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज e माइनस एन प्लस 2, यानी कि इज फॉर एजेस। ये जो एजेस है हमारे पास, ये एक एज है जो दो नोड्स को कनेक्ट, दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज e। सो सम ऑफ e, टोटल नंबर ऑफ एजेस आप कैलकुलेट करें, नोड्स कैलकुलेट करेंगे टोटल नोड्स कितनी है, और उन एजेस में से नोड माइनस करके 2 ऐड कर दें। सेकेंड फॉर्मूला इज दैट नंबर ऑफ डिसीजनल स्टेटमेंट्स प्लस 1, और थर्ड वन इज जो हमारे पास थर्ड लॉजिक है, और थर्ड वन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इनक्लोज्ड रीजन प्लस 1।
और इन सब से हमारे पास एक ही वैल्यू आनी चाहिए। अभी तो ये चार्ट हमारे पास इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट फ्लो डायग्राम है। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास सही आएगा। अभी मेरे ख्याल में ये सही भी नहीं दे रहा होगा। एजेस अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस हैं। सो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 8 माइनस नोट्स कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस 8 प्लस 2। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ट्रू पॉसिबल पाथ्स बन रहे हैं। ये वाला तो फॉर्मूला तो सही वैल्यू दे रहा है। अगर हम देखें तो अभी हमारे पास ट्रू पाथ ही बन रहे हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 6 10 एक पाथ ये बन रहा है। 1 2 3 एक मिनट, यहाँ पे हमने कहीं कुछ गड़बड़ की है। मैम आप डिसीजन बॉक्स को भी नोट्स कंसीडर कर रही हैं? हाँ, डिसीजन बॉक्स भी कंसीडर होगा नोट। डिसीजन बॉक्स भी तो एक स्टेटमेंट ही है कोड में। मैम उसका अलग फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, यहाँ पे डिसीजन डिसीजन बॉक्स भी नोट ही कंसीडर होगी। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास क्या कह रहा है? एजेस माइनस नोट्स प्लस 1, यानी कि नंबर ऑफ एजेस को आप कैलकुलेट करें। सो नंबर ऑफ एजेस कौन कौन से? मेरे पास एक एज ये है 1। एक मिनट में इसकी एनोटेशन नोट कर देती हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट एज मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, सो मेरे पास नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए? 8। और नंबर ऑफ नोड्स मतलब स्टेटमेंट्स को हम कह रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसको जब हम फॉर्मूले में पुट इन करेंगे तो फॉर्मूला हमें क्या वैल्यू देगा? 8 माइनस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मेरे पास अभी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी या बेसिस पार्ट टेस्टिंग कितनी आ रही है? 2। मेरे इस प्रोग्राम में जिसका मैंने अभी इनकम्प्लीट कोड ये फ्लो डायग्राम ड्रॉ की है, इसमें पॉसिबल 2 पाथ्स हो सकते हैं अभी राइट नाउ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 एंड फिर 4 से 6 पे जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। और एल्गोरिथम सिंपल क्या है? इनपुट स्टूडेंट नेम, इनपुट 5 कोर्सेज मार्क्स, इसको मैंने नोट 1 कंसीडर कर दिया। सारे मार्क्स जो आपने इनपुट लिए उसको ऐड करें, ये मैंने स्टेटमेंट 2 कर दी। यहाँ पे सीक्वेंशियल ऑर्डर है, अभी कोई इफ एंड्स या लूप्स नहीं लग रही। फिर थर्ड मैंने क्या कहा? कैलकुलेट परसेंटेज। थर्ड पे मेरे पास आ गया परसेंटेज। अब मैंने क्या करना है? ग्रेड कैलकुलेट करना है। और ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट की है उसी कैलकुलेटेड परसेंटेज में मैं इफ एल्स की लॉजिक लगाऊंगी। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 देन ग्रेड ए। अगर ये 2 नहीं है तो फिर यहाँ पे आएगा ये। एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 60 सो ग्रेड बी। फिर एक और बनेगा, मैंने अभी इसको सिर्फ यहीं तक रखा है। ठीक है, फिर ये और बनता जाएगा जब तक आपके पास लास्ट स्टेप नहीं आ जाता, जो स्टॉप स्टेप है, या जब तक सारे पॉसिबल वेज नहीं आ जाते। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाली चीजें हमें अभी कॉन्फ्लिक्ट करेंगी, यहाँ पे सही वैल्यू नहीं आएगी। नंबर ऑफ डिसीजनल स्टेटमेंट्स मींस के नंबर ऑफ नोड्स, जो डिसीजनल नोड्स हैं जो ये वाली हैं, इनमें हम 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए? साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो नंबर ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट्स हियर वी हैव 2 प्लस 1 इज फॉर फॉर्मूला इज 3। यहाँ पे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी 3 आ रही है, जो अभी सही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोड भी अभी कंप्लीट नहीं है। नंबर ऑफ इनक्लोज रीजन, इनक्लोज रीजन कौन से हैं? इनक्लोज रीजन वो है जो एक पूरा हमारी जो पाथ है उसको स्टॉप कर रहे हो, लाइक दिस, दैट इज एन इनक्लोज रीजन। एक अगर मैं यहाँ से एक और इफ की स्टेटमेंट बना दूं और उसको यहाँ 10 से कनेक्ट कर दूं तो ये फिर कौन सा वाला पाथ बनेगा? मेरे पास 2 इनक्लोज रीजन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे
5 को फॉर एग्जांपल कनेक्ट कर दूं 2 से, अभी हम ये नहीं देख रहे कि एल्गोरिथम क्या है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ। अभी हमारे पास नंबर ऑफ एनक्लोज रीजन 1 है। एनक्लोज रीजन मीन जो पूरी एक कंप्लीट साइकिल बन जाए, जहां से कोई पाथ जो है वो रिमेनिंग ना हो, तो ये एक पूरी कंप्लीट साइकिल है, सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड है। सो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ एनक्लोज रीजन इज इक्वल टू 1। हाँ, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ ना कि अभी ये फॉर्मूला हमारे पास, अभी ये जो नोड फ्लो चार्ट है ये कंप्लीट नहीं है। सो इस केस में अभी जब ये इनकम्प्लीट है तो हम इसको नोड नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं, इफ डू दिस एल्स, नहीं तो यहाँ चले जाओ। तो फिर यहाँ पे नोड स्टेटमेंट को अगर हम हटाएंगे तो इसको हम ये कर देते हैं कट। इस वाले केस में क्या है, हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट इसको ऐसा कर देते हैं। अगर हम सिर्फ एक, अगर परसेंटेज, या हम पासिंग और फेलिंग का बता देते हैं, सिर्फ इसको और सिंपल कर देते हैं कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है देन ठीक है, ग्रेड दे दें आप, देन ग्रेड इसको कर दें पास, एल्स नहीं तो क्या ग्रेड दे दें, फेल। और डिस्प्ले करते हैं आप परसेंटेज को, या डिस्प्ले करवाते हैं रिजल्ट को। ठीक है, अगर सबका मैं अभी नहीं बना रही क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम वो हो जाएगा हमारे पास, जूम की ये मीटिंग भी एंड होने वाली है। तो मैंने इसको क्या कहा कि कैलकुलेट करो, सम परसेंटेज निकालो, और अगर टोटल परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है तो ग्रेड पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए। तो इसी केस में हम क्या कर रहे हैं, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 तो पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए, और इन दोनों ही केसेस में रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, आप चाहें तो आप इसको और मीनिंगफुल भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 कहा है, आप इसको डायरेक्ट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60, ठीक है, तो आप इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये स्टेटमेंट इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने नंबर ऑफ नोट देने से ये होता है कि जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, 7 मेरे पास क्या है, 7 कर दें हम। अगर हम फ्लो चार्ट की उसमें देखेंगे तो फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, एक पैरालेलोग्राम आना चाहिए। तो आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं, और वहां पे फिर आप ऊपर जो है वो ऑर्डरिंग कर देंगे, ये नोट 1 है, ये नोट 2 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है तो प्रिंट हो जाना चाहिए मेरे पास पास, ग्रेड पास हो जाए, नहीं तो ग्रेड फेल हो जाए। मैं इसको ऐसा कर देती हूँ P, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फेल। ठीक है, और दोनों ही केसेस में मेरे पास क्या हो जाए, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाए, इसको डिस्प्ले के लिए मैं D कर देती हूँ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम दोबारा से रीमोडिफाई करते हैं, e माइनस एन प्लस 2। ई मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ एजेस 1 2 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ एजेस मेरे पास कितने हो गए, 7। और ये मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 माइनस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। और नंबर ऑफ डिसीजनल स्टेटमेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ डिसीजनल स्टेटमेंट्स हमारे पास कितनी है, एक ही है। नंबर ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट एक है, एक ही डिसीजनल नोड है। सो 1 + 1 = 2। अगर हम उसको कंप्लीट करेंगे तो फिर उस पे भी हमारे पास फिर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। सो नंबर ऑफ डिसीजनल स्टेटमेंट इज 1। सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। और अगर हम देखें नंबर ऑफ इनक्लोज रीजन, नंबर ऑफ इनक्लोज रीजन मींस कि जो पूरा एक कंप्लीट साइकिल बना रहा हो, जैसे कि ये एक पूरा इनक्लोज रीजन है जिसमें सारी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो नंबर ऑफ इनक्लोज रीजन इज 1 हियर। So 1 + 1 is equal to 2. 1 + 1 is equal to 2. So that is the basis path testing और cyclomatic complexity of our code. और ये cyclomatic complexity क्या बता रही है कि हमारे कोड में नंबर ऑफ पाथ कौन कौन से हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ पाथ अगर हम निकालें तो 2 हैं, वो हम कोड से देख के आसानी से बता सकते हैं। वो 2 पाथ कौन कौन से हैं मेरे पास, फर्स्ट वन इज 1 2 3 जो कि सीक्वेंशियल है,
ये तो एज इट इज चलेगा हर हाल में। ठीक है, ये मेरे पास पाथ 1 आ गया। पाथ 1 हम कर देते हैं पाथ 1। पाथ 1 से नोड 2, नोड 2 से नोड 3, फिर हम ये जो डिसीजनल बोर्ड बॉक्स है इसको हम कह रहे हैं कि ये 4 है। नेक्स्ट इसको हमने 5 कहा था, 4 के बाद 5, देन 6 पे जाके एंड हो जाएगा। और पार्ट 2 मेरे पास क्या है कोड का, पार्ट 2 ये डिटरमाइन कौन सा कोड होगा, 1 2 3 जो कि सिक्वेंशियल है। उसके बाद क्या हो जाए, 3 के बाद 4 डिसीजन पर आए, और 4 के बाद अगर ये ट्रू नहीं है, यानी कि फर्स्ट वन आता है कि 4 के बाद 5 जाए अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो कहाँ जाए, 4 के बाद ये जाए 7, 4 के बाद जाइए 6 पे, और फिर 7 पे आके एंड कर दे। ये 7 एंड है जिसपे 5 के बाद भी यहीं आना है और 6 के बाद भी आना है। तो ये हमें बता रही है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, और तीनों फॉर्मूले से एक ही आनी चाहिए। नंबर ऑफ इनक्लोज रीजन समझ में आ गया क्या है? जी क्लास, नंबर ऑफ इनक्लोज रीजन, नंबर ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट, फॉर्मूले सारे क्लियर है? ई क्या है, एन क्या है और 2 क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? ओके ठीक है। और ये साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या डिटरमाइन कर रही है, नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स इन आवर कोड, कि हमारे कोड में पॉसिबल पाथ्स कौन कौन से हैं। तो जितनी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उतने ही पाथ बन रहे हैं। सो एग्जाम में या क्वेश्चन में या आपके पास जो फाइनल पेपर आएगा उसमें इस तरीके की एग्जाम्पल हो सकती है कि या तो आपके पास डायरेक्ट फ्लो चार्ट बनाओ, या आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन हो, उन स्टेटमेंट्स को देख के आपने फ्लो चार्ट बनाना और उसकी फिर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के तीनों मेथड से फिर उसके पाथ बताने होंगे, पाथ क्या है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल दी है। जो हमारे पास हो सकता है कोड आए या जो फ्लो चार्ट आए वो बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी अलग नहीं आएगी। अगर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी गलत आ रही है इट मींस आपने ब्रेकिंग गलत की है या आपने कोई फॉर्मूला सही से कोई मिस किया है। सो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एक ही आनी चाहिए तीनों फॉर्मूला से। These are 3 different methods of calculating cyclomatic complexity, क्योंकि कोड में नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ तो एक ही होंगे ना। अगर आपने एक कोड राइट डाउन किया है तो उसमें या तो 4 पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता एक दफा 4 हो दूसरी दफा 6 हो। हाँ, तो अब जब मैं इसको चेंज कर दूंगी तो कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी मेरे पास कोड सिर्फ ये चीज चेक कर रहा है कि अगर परसेंटेज 60 से अबव है तो पास कर दो, नहीं तो फेल कर दो। अब अगर मैं और इफ एंड बट्स करूंगी, इफ एंड बट्स मींस कि मैं अगर कह रही हूँ कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो कर दो परसेंट ग्रेड इज इक्वल टू ए प्लस। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक और डिसीजन बॉक्स आएगा। सो जब एक और डिसीजन बॉक्स आएगा तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी, यानी कि फिर नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एजेस भी बढ़ेंगे और आपके डिसीजन स्टेटमेंट भी बढ़ेगी। और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपके जो इनक्लोज रीजन है वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस सिनेरियो पे जाऊं, अगर उस दो सिनेरियो पे जाऊं, अगर इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, ठीक है, अब हम करते हैं एल्गोरिथम को थोड़ा सा और मॉडिफाई। अगर मैं कह रही हूँ इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है देन ग्रेड क्या हो जाए, ए प्लस। एल्स, अब यहाँ पे मैंने एल्स के साथ पहले क्या था, एल्स के साथ डायरेक्ट एक स्टेटमेंट थी, एक नोट थी। अब मैं एल्स के साथ एक और इफ कंडीशन दे रही हूँ, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 80, ठीक है, या इज इक्वल टू 80 है, तो फिर क्या करो, देन ग्रेड क्या हो जाए, ग्रेड दे दो बी। और फिर लास्ट में मैंने कहा एल्स अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो ग्रेड दे दो सी। ये तो आप पे है ना कि आप किस तरीके से लॉजिक बना रहे हैं। तो अब मेरे पास एल्गोरिथम थोड़ा सा पहले से जरा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंगली मेरे पास ये नोट्स भी चेंज होंगी। जब नोट्स एक और यहाँ पे डिसीजन बॉक्स आएगा, उस डिसीजन बॉक्स पे भी स्टेटमेंट होगी, उसका भी इफ एंड यस और नो होगा। जब यस वाला सीन होगा और नो वाला सीन होगा तो वहां पे भी एक इनक्लोज रीजन बढ़ जाएगा और फिर आपके पास नंबर ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट भी बढ़ जाएंगी। तो जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप ऐड करते जाएंगे अपने कोड में